नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। कोरोना वायरस म्यूटेशन एक नया स्ट्रेन मिला है N501Y। इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। वैसे तो देखिए ये पीपीटी दोस्तों लगभग 3 से 4 दिन पहले बना ली थी। ये न्यूज़ काफ़ी दिन से आ रही है। थोड़ा सा डिले हो गया इस पीपीटी को बनाने में। मेरे पास एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारी पीपीटीज होती हैं जो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है। मैं टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ, तो थोड़ा डिले हो गया इस टॉपिक में, बट चलिए कोई बात नहीं। इसके बारे में बात करने से पहले एक वीडियो व्हाट इज म्यूटेशन मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। यहां पे मैंने एक दूसरे म्यूटेटेड फॉर्म की बात की थी जिसको बोला था D614G। D614G एक म्यूटेटेड फॉर्म है। ये कितना डेंजरस था, म्यूटेशन क्या होता है, इसके बारे में मैंने वहां पे डिस्कस किया था। और यहां पे बात हो रही है N501Y म्यूटेशन की। तो मैं यहां पे ऑन डिफॉल्ट ये मान के चल रहा हूं कि ये म्यूटेशन वाली वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। नहीं देखी तो देख ली जाके। पहले भी मैं एडिटोरियल और करंट अफेयर्स की वीडियोस में इसका रेफरेंस दे चुका हूं। ठीक है भाई। तो ये न्यू वेरिएंट क्या है, ये न्यू वेरिएंट क्यों कंसर्न कॉज कर रहा है, एक्चुअली में न्यू वेरिएंट आया कहां से है, क्या जो वैक्सीन अब तक बनाई गई है वो इस न्यू वेरिएंट के प्रति इफेक्टिव होंगी या नहीं होंगी, इंडिया में प्रेजेंट स्टेटस क्या है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो नया सार्स CoV-2 का वेरिएंट आया है, इसको B.1.1.7 ही बोलते हैं। पहली बार इसको लंदन में देखा गया इन द 3rd वीक ऑफ सितंबर। उसके बाद से वो बहुत जगहों पे फैल गया। देखिए लंदन में देखा गया, और लंदन एक ऐसा शहर है दोस्तों जिसकी कनेक्टिविटी दुनिया भर से सबसे ज्यादा है। अभी तो खैर कोरोना वायरस का लॉकडाउन लग गया, बट कोरोना वायरस से पहले लंदन वॉज द बिजिएस्ट, वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जब हम बात करते हैं वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि लंदन एक ऐसे इंपॉर्टेंट जंक्शन में जहां से फ्लाइटें कनेक्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया से आपको ब्राजील जाना हो तो न्यू दिल्ली से आपको साओ पोलो की या ब्राजील के किसी और एयरपोर्ट की फ्लाइट तुरंत नहीं मिलेगी। आपको न्यू दिल्ली से पहले लंदन जाना पड़ेगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपको लंदन से साओ पोलो की वेबसाइट वो फ्लाइट मिल जाएगी। तो बेसिकली इसीलिए ओवरऑल लंदन में जो फ्लाइट ट्रैफिक होता है वो बहुत ज्यादा है। ऊपर से लंदन का जो हीथ्रो एयरपोर्ट है वहां पे लोग आते जाते भी बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई चीज लंदन में पाई गई है तो उसके दुनिया भर में फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी के लिए तो चलिए लॉकडाउन लगा हुआ है, लंदन में ये स्ट्रेन मिला कोरोना वायरस का, और उसके बाद यूके के दूसरे लोकेशंस में भी ये स्ट्रेन मिला है कोरोना वायरस का, और 100% ये स्ट्रेन दुनिया भर के दूसरे हिस्सों में भी गया होगा। अभी कहां कितना गया उसके बारे में क्लैरिटी है नहीं। लगभग 1000 से ज्यादा केसेस, लगभग 1100 केसेस मिले हैं इस स्ट्रेन के इंग्लैंड में 60 डिफरेंट इलाके से, स्पेशली साउथ इंग्लैंड में। और ये जो स्ट्रेन है ये स्पाइक प्रोटीन ऑफ द वायरस को चेंज करता है, म्यूटेट करता है। स्पाइक प्रोटीन ऑफ द वायरस एक्चुअली रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। देखिए जिस जगह पे एक वायरस एक ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, जहां पे वो ह्यूमन की बॉडी से जुड़ के अपने वायरस इफेक्ट को उस ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर कर रहा है, आप वो कह सकते हो वो पार्ट जो होता है ना वायरस का, उसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। वैसे तो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन R1 R2, अगर म्यूटेशन पूरा जानना है तो इस वीडियो को आपको देखना जरूरी है। तो भाई ये जो स्पाइक प्रोटीन ऑफ द वायरस है, इस स्पाइक प्रोटीन ऑफ द वायरस में हल्का फुल्का म्यूटेशन हुआ है। इसीलिए यहां पे ये बहस भी छिड़ी हुई है कि किस हद तक इस नए वर्जन ऑफ कोरोना पे कोविड-19 की वैक्सीन इफेक्टिव होंगी। अभी के लिए तो यह बात की जाए दोस्तों, तो अभी इस वेरिएंट को समझने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर अभी भी रिसर्च जारी है, तो इसलिए काम रहना जरूरी है, रेशनल रहना जरूरी है। वायरस में म्यूटेशन होना एक आम बात है। वो म्यूटेशन कितना खतरनाक है या कितना कम खतरनाक है ये आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। हालांकि सुनने में जरूर लगता है कि म्यूटेशन डेंजरस है। एक प्रॉब्लमेटिक बात यहां पे ये है कि जब वायरस में म्यूटेशन होता है और वो कम इफेक्टिव होता है तो कम इफेक्टिव म्यूटेटेड वायरस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, लेकिन जो ज्यादा इफेक्टिव है वो सर्वाइव करता है। और ये N501G जो निकल के आया है ये एक्चुअली में सर्वाइवल वाला म्यूटेटेड फॉर्म देखने में समझ में आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी करवा दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मैसेज करके अपने जिन डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर पीडीएफ मिलेगी, और ज्वाइन बटन दबा के आप मेरी हेल्प भी कर सकते हैं चैनल के मेंबर बन के। ठीक है भाई। तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन वायरस की वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वायरस मल्टीप्लाई करता है। अब जब वायरस रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो वो बिल्कुल अपने जैसे रेप्लिकास नहीं बनाता है, वो रेप्लिकास थोड़े चेंज्ड होते हैं। ठीक है भाई। क्योंकि जब भी वायरस एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर घुसता है तो ह्यूमन बीइंग का इम्यून सिस्टम उससे लड़ रहा होता है। अगर ह्यूमन बीइंग को वैक्सीन दी है तो वैक्सीन द्वारा लाया गया इम्यून सिस्टम उस वायरस से लड़ रहा होता है। तो वायरस का जेनोम और उस ह्यूमन बीइंग का जेनोम आपस में लड़ रहे होते हैं, तो पूरे चांसेस हैं कि जो प्रॉपर पैटर्न है, जो एक सेट पैटर्न है उस वायरस के म्यूटेट करने का, वो उस प्रकार से रेप्लिकेट नहीं करेगा। उसके पैटर्न ऑफ रेप्लिकेशन में चेंज आ सकता है, और पैटर्न ऑफ रेप्लिकेशन में चेंज आया तो उसको आप बोलते हो म्यूटेशन। ठीक है भाई।
तो भाई कोरोना वायरस का भी जेनेटिक स्ट्रक्चर बदलता है बाकी सारे वायरसेस की तरह, और यहां पे जो जेनेटिक स्ट्रक्चर बदलता है बेसिकली वो जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ द वायरस में बदलता है, जिसको आप बोलते हो आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए जो जेनेटिक सीक्वेंस है जिसको आप बोलते हो राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें ये चेंजेस होते हैं, उसमें ये म्यूटेशन होते हैं। तो वायरस रेप्लिकेट करते वक्त अगर अपने सेट पैटर्न ऑफ रेप्लिकेशन से थोड़ा डिविएट कर जाएगा तो इसको आप बोलोगे म्यूटेशन। बहुत अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन हुए हैं कोरोना वायरस में, जिसको आप बोलते हो डिलीशन 6970, डिलीशन 144, N501Y जिसकी अभी बात कर रहे हैं, A570D, D614G, D614G के बारे में आपसे बात कर चुका हूं, P681H, TM16I, S982A, D1118H। तो ये अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन है। यहां पे N501 म्यूटेशन की बात हो रही है। N501 म्यूटेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है, इसके ऊपर इतनी बात क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है दोस्तों क्योंकि जो स्पाइक प्रोटीन है, जो स्पाइक प्रोटीन है ना वायरस का, वो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पे अटैक कर रहा है। स्पाइक प्रोटीन ऑफ द वायरस वो हिस्सा है जो ह्यूमन बीइंग के उस हिस्से पे अटैक करता है जो सबसे ज्यादा प्रोन है, जहां पे इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन के पास है। इसीलिए इस कोरोना के वेरिएंट को इतना डेंजरस माना जा रहा है। ठीक है भाई, और ऐसा बोला जा रहा है कि जो इसका पोटेंशियल है रिप्रोड्यूस करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, वो 0.4 से ज्यादा है। आप ये कह सकते हो कि जो इन्फेक्शन कॉजिंग एबिलिटी है इस पर्टिकुलर वायरस स्ट्रेन की N501Y की, ये 70% ज्यादा है। तो अगर एक नॉर्मल कोरोना का स्ट्रेन 1000 लोगों में से 100 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, तो ये कोरोना का स्ट्रेन 170 लोगों को इन्फेक्ट कर जाएगा। ठीक है भाई, और ये कोरोना का स्ट्रेन एक ऐसे समय पे फैल रहा है जिस समय पे फैमिली और सोशल मिक्सिंग बहुत हो रही है। फॉर एग्जांपल इंडिया में रिसेंटली दिवाली गई है, दशहरा के त्योहार गए, अब लंदन में फैल रहा है, लंदन में क्रिसमस और न्यू ईयर बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। इनफैक्ट क्रिसमस और न्यू ईयर तो दुनिया की हर कंट्री में उत्साह से मनाया जाता है, और ऐसे समय पे कोरोना वायरस फैल रहा है तो भाई प्रॉब्लमेटिक थिंग है। ये अलग बात है कि ये जो वेरिएंट है वो डिजीज की सीवियरिटी को, इन्फेक्शन की सीवियरिटी को कितना बढ़ाएगा, इसके बारे में बातचीत नहीं है। देखिए, आपको इन्फेक्ट कर देगा, मतलब कि अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, कोरोना वायरस के टच में आसपास से बहुत लोग गुजरे होंगे, सबको कोरोना वायरस नहीं होता। ठीक है भाई, जिनको कोरोना वायरस हो गया उनके कुछ कोरोना वायरस होने के परसेंटेज चांसेस है। जब एक कोरोना वायरस का म्यूटेशन 70% ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने की काबिलियत लगता है, तो आप कह सकते हो कि उसके इन्फेक्ट करने का, उसके ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन का जो परसेंटेज है वो 70% ज्यादा है। हाँ, एक बार उसने पर्सन को इन्फेक्ट कर दिया, उसके बाद पर्सन कितना बीमार पड़ेगा, कितना ज्यादा उसको बुखार आएगा, कितना ज्यादा उसकी हालत खराब होगी, उसमें कितना इंक्रीज कर रहा है ये N501Y, इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, इसके बारे में अभी भी थीसिस चल रही है। तो ये जो नया स्ट्रेन है इसकी 3 मेन प्रॉब्लम्स है। पहली बात तो ये जो नया स्ट्रेन है ऐसा लग रहा है कि ये दूसरे स्ट्रेन के ऊपर हावी हो रहा है। होता है ना कि एग्जॉटिक स्पेशीज होती हैं, वो जिस भी इलाके में फैलती हैं वो बाहर की स्पेशीज को उड़ा देती हैं। कुछ इस प्रकार का इस स्ट्रेन का हिसाब समझ में आ रहा है अभी के लिए। दूसरी बात, ये स्ट्रेन वायरस के उस हिस्से को अफेक्ट कर रहा है जो कि सबसे ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, स्पाइक प्रोटीन और रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन ऑफ ह्यूमंस। तो स्पाइक प्रोटीन रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन के साथ जुड़ के, इनफैक्ट बेसिकली ह्यूमन बॉडी का वो पार्ट जहां पे स्पाइक प्रोटीन इंपैक्ट करता है, तो ये स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस लेके आ रहा है। अब स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस लेके आ रहा है तो भाई डेंजरस हो सकता है। दूसरी बात, some of these mutations have already been shown in the lab to increase ability of the virus to infect cell। तो चूंकि ये स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस वायरस की एबिलिटी एक ह्यूमन बीइंग को ज्यादा इन्फेक्ट करने की उसमें चेंजेस ला रहा है। इसलिए भी कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेन है, ये जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन है, थोड़ा सा डेंजरस हो रहा है। ठीक है भाई, तो अब अगर बात की जाए तो ये जो स्ट्रेन है इसके बारे में कोविड-19 जेनोमिक्स यूके कंसोर्टियम का क्या बोलना है। इनका ये बोलना है कि दे analyzed the genome data of the virus and identified the variant. The new variant has been spreading rapidly over last 4 weeks। पिछले 4 हफ्तों में बहुत तेजी से फैल रहा है, और यूके की बहुत अलग अलग लोकेशन से मिला है, 60 अलग अलग लोकेशन से 1100 नए इन्फेक्शंस मिल चुके हैं यूके के अंदर। द म्यूटेशन इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज इन वन पोर्शन ऑफ द स्पाइक प्रोटीन। यानी स्पाइक प्रोटीन जो होता है वायरस का, उसके एक पोर्शन में सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है इस म्यूटेशन। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? बेसिकली दिस इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए एंड आरएनए। और चाहे वायरस का जो जेनोमिक सीक्वेंस है वो आरएनए है, तो आरएनए है तो बेसिकली
जो स्पाइक प्रोटीन है इस वायरस का, उस स्पाइक प्रोटीन के एक छोटे से हिस्से में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको आप बोलते हो सिंगल न्यूक्लियोटाइड, इसमें कुछ चेंजेस हुए। अभी उस चेंजेस के चलते ये वायरस थोड़ा डेंजरस हो रहा है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। As the mutation is on the spike protein that binds to the human protein, there might be changes in the initiation process of the disease। यानी जिस प्रकार से कोरोना एक ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है वो प्रकार बदलने की काबिलियत रखता है ये वायरस। हालांकि ये शुरुआत है दोस्तों, ये वायरस किस हिसाब से आगे इवॉल्व करेगा इसके बारे में ज्यादा किसी को मालूम नहीं है। तो बेसिकली कोरोना का डिजीज एक ह्यूमन के बॉडी में किस प्रकार से इनिशिएट करेगा उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा ये म्यूटेशन। क्योंकि बेसिकली स्पाइक प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग कोविड-19 इन एन इंडिविजुअल, और स्पाइक प्रोटीन को चेंज कर रहा है, तो स्पाइक प्रोटीन को चेंज कर रहा है तो वो डिजीज ह्यूमन में कैसे शुरू होगी इसको बदलने की ताकत है किसके पास, इस N501Y म्यूटेशन की। अब भाई यहां पे एक और बड़ी बात है कि ये N501 म्यूटेशन किस हद तक इसके ऊपर वैक्सीन इफेक्टिव होंगी ये सोचने वाली बात है। अभी के लिए जो 3 मेजर वैक्सीन हैं जो कि काम कर रही है, मॉडर्ना, फाइजर और ऑक्सफोर्ड। फाइजर को तो अप्रूवल भी मिल चुका है यूके में यूज करने के लिए। अब ये जो वेरिएंट आया है N501Y, दिस इज अनयूजुअली हाईली म्यूटेटेड। अब खास बात दोस्तों ये है कि भाई जो वैक्सीन होती हैं वो वैक्सीन करती क्या है, दीज वैक्सीन ट्रेन द इम्यून सिस्टम टू अटैक सेवरल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वायरस सो दैट दो पार्ट ऑफ द स्पाइक हैज म्यूटेटेड द वैक्सीन शुड स्टिल वर्क। कहने का मतलब यह है कि वैक्सीन ओवरऑल हमारे इम्यून सिस्टम को बचाती है, स्ट्रांग करती है, और वो इम्यून सिस्टम वायरस के अलग अलग पार्ट से लड़ता है, इंक्लूडिंग स्पाइक प्रोटीन से भी लड़ता है। अभी स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस हो रहे हैं। अभी के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है वो स्पाइक प्रोटीन से लड़ने के लिए बनाई गई है। वो स्पाइक प्रोटीन से लड़ने के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है, अगर वो स्पाइक प्रोटीन में चेंज आ जाता है तो कहीं एक वैक्सीन एस्केप ना हो जाए, एक पाथवे ना मिल जाए वैक्सीन एस्केप के लिए। पाथवे मतलब कि वायरस ने अपने आप को कुछ इस तरीके से म्यूटेट किया, कुछ इस तरीके से चेंज किया कि वैक्सीन जो बनी थी उसको मारने के लिए वो उसके इफेक्ट ही नहीं रही। मतलब वैक्सीन के इफेक्ट को पूरी तरीके से डॉज कर रहा है, लोगों को ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। और ये सबसे ज्यादा दुखी और कंसर्न करने वाला एलिमेंट है इस वायरस का। अब सुनने में आता है कि ये वायरस आया कहां से, तो जो मोस्ट पोटेंट आंसर बताया जा रहा है इस वायरस के आने का वो ये है कि किसी एक ऐसी पेशेंट की बॉडी में गया जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर था, और उसके कमजोर इम्यून सिस्टम ने वायरस को हरा नहीं पाया, तो उसके इम्यून सिस्टम और वायरस के बीच में लड़ाई हुई जिसके चलते वायरस म्यूटेट करके और डेंजरस हो गया। मतलब यहां पे एक ऐसा पेशेंट जो कि इस वायरस से नहीं लड़ पाया, मर गया, कहीं ना कहीं उस पेशेंट का जो कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरीके से वायरस को मार नहीं पाया, वायरस ने उसके इम्यून सिस्टम के साथ रिएक्शन करके कुछ अपना ही अलग प्रकार का म्यूटेशन बना लिया। इंडिया की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने बोला कि डरने की बात नहीं है, पैनिक करने की बात नहीं है। ये जो स्ट्रेन है यूके का, अभी हमारे पास कोई ऐसा क्रेडिबल एविडेंस नहीं है कि इंडिया में इस तरीके का स्ट्रेन पाया गया है। हालांकि यूके और इंडिया के बीच में आना जाना लोगों का काफी बना हुआ था, बहुत सारे लोग आए भी हैं, तो उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहले द हिंदू में न्यूज भी थी कि भाई लगभग 15-20 लोग जो कि यूके से आए थे, कोरोना इन्फेक्टेड थे और इसी स्ट्रेन से इन्फेक्टेड थे। तो इंडिया में किस हद तक ये स्ट्रेन फैला है ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो इस स्ट्रेन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।